दोस्तों, जब हम भारत का संविधान पढ़ रहे थे तो उस समय आपको याद होगा कि जब भारतीय संविधान के स्रोतों की बात हो रही थी तो हमने आपको ये बतलाया था कि जो मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में वे कहाँ से प्रेरित हैं। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। तो आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट का जो कंसेप्ट भारत में आया वह अमेरिका से प्रभावित है या अमेरिका की देन है। लेकिन यही नहीं, अमेरिका ने आधुनिक लोकतांत्रिक देशों को और भी बहुत कुछ दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जो आधुनिक युग में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन लिखित संविधानों की परंपरा शुरू होती है वह अमेरिका से होती है। या इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि जो संघीय शासन व्यवस्था फेडरल सिस्टम का सबसे आइडियल फॉर्म माना जाता है उसे माना जाता है अमेरिका के फेडरल सिस्टम को। लेकिन जैसा कि ब्राइस ने कहा है, ब्राइस कहते हैं कि दुनिया में स्पेशली यूरोप में जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वह यह कि अमेरिका का न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू का जो सिद्धांत है उसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। क्यों? क्योंकि इस अधिकार ने, सर्वोच्च न्यायालय के इस अधिकार ने उसे क्या बना दिया है? संविधान का संरक्षक बना दिया है, संविधान का संरक्षक बना दिया है। और इसीलिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें हम कई चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि जुडिशियल रिव्यू का संवैधानिक आधार क्या है, इसकी व्यवस्था क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी आलोचना क्या है। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब हम जुडिशियल रिव्यू शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थ, और इस अर्थ में आपको ये ध्यान रखना होगा कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तो है ही। अब व्यवस्थापिका क्या बनाती है? कानून का निर्माण करती है, कानून का निर्माण करती है। और कार्यपालिका क्या करती है? उन कानूनों को लागू करने के लिए यह समय समय पर आदेश देती रहती है। अब इसी आधार पर हमें न्यायिक पुनरावलोकन को डिफाइन करना है। तो डिफिनीशन ये हो गई, अर्थ ये हो गया कि न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का वह अधिकार है जिसके द्वारा वह व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों या कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेशों की संवैधानिकता का परीक्षण करती है। और यदि कोई कानून या कोई आदेश संविधान की व्यवस्थाओं के विपरीत है, प्रतिकूल है, तो वह उसे क्या घोषित कर देगी? वह उसे अवैध घोषित कर देगी। और न्यायालय की इस शक्ति को ही हम क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। फिर एक बार सुन लीजिए कि जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय की वह शक्ति है जिसके माध्यम से वह व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस और कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानूनों और दिए गए आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है। और यदि वह संविधान की व्यवस्था के प्रतिकूल है, विपरीत है, तो वह उसे क्या कर सकती है? अवैध घोषित कर सकती है। इसे ही हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू। अब दूसरा सवाल ये आता है कि संविधान में इसकी व्यवस्था कहाँ है? तो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 6, और इसमें संविधान की सर्वोच्चता की बात है, संविधान की सर्वोच्चता की बात की गई है, सर्वोच्चता की बात की गई है। और इस अनुच्छेद के द्वारा ही जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट आता है। ध्यान रखिए कि जुडिशियल रिव्यू का पूरे संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, यह शब्दावली आपको नहीं मिलेगी, लेकिन यह इस अनुच्छेद से डिराइव किया गया है, उससे निकाला गया है। और उसका एक केस आता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अनुच्छेद 6 में जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट अंतर्निहित है? वह इसलिए कि इसमें ये कहा गया है कि जो संविधान है, संविधान, इस संविधान के अंतर्गत बनाए गए सभी कानून और उसके तहत की गई संपूर्ण संधियाँ, संविधान ये कहता है कि ये अमेरिका के क्या होंगे? सर्वोच्च कानून होंगे, सर्वोच्च कानून होंगे, सुप्रीम
लॉ ऑफ द लैंड होंगे और किसी भी राज्य का कोई कानून या संविधान इसके विपरीत है तो संविधान कहता है कि वह मान्य नहीं होगा। तो ध्यान रखिए कि संविधान यहाँ ये नहीं कह रहा है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट आएगा, लेकिन एक सवाल उत्पन्न होता है कि यह कौन निर्धारित करेगा कि किसी राज्य का संविधान या किसी राज्य द्वारा पारित कानून संविधान के विपरीत है। तो जाहिर सी बात है कि वह सर्वोच्च न्यायालय निर्धारित करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अनुच्छेद 6 में क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अंतर्निहित था। लेकिन इसका जो स्पष्ट प्रतिपादन हुआ 1803 में। 1803 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया। इस केस को कहते हैं मारबरी बनाम मेडिसन। मारबरी बनाम मेडिसन। यह केस ये था कि राष्ट्रपति एडम्स जो 1803 में पराजित हो गए, लेकिन जाने से पहले इन्होंने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में जो कोर्ट थी, कोर्ट ऑफ पीस में इन्होंने मारबरी की क्या कर दी, नियुक्ति कर दी। मारबरी की नियुक्ति कर दी। फिर लेकिन हुआ क्या कि ये काम इन्होंने 2 दिन पहले ही किया। पहले आप जानते हैं कि 4 मार्च को प्रेसिडेंट अपना शपथ ग्रहण करता था, तो 2 मार्च के आसपास इन्होंने काम किया। लेकिन 4 मार्च को ये चले गए तो इनके स्थान पर कौन आया, जेफरसन आए। जेफरसन ने क्या किया कि मेडिसन, जिनको यह अपने कैबिनेट में लेकर के आए थे, जो न्याय मंत्री थे, इन्होंने मेडिसन को ये कहा कि ये जो मारबरी हैं इनको नियुक्ति का जो आज्ञा पत्र है उसको जारी नहीं करना है। और इसके आधार पे आपको याद होगा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि 1789 में एक कानून पास हुआ था जिसे हम कहते हैं जुडिशियरी एक्ट 1789। और इसमें यह कहा गया था कि आवश्यकता पड़ने पर परमादेश मेंडामस, ये रीट होती है, इसको सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। यह तब जारी किया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट किसी अधिकारी को कोई कार्य करने के लिए करती है। अब मारवरी ने ये कहा कि चूंकि प्रेसिडेंट एडम्स ने उनकी नियुक्ति कर दी थी और सीनेट ने उसको सैंक्शन भी कर दिया था, तो अब आप परमादेश दीजिए किसको, नए प्रेसिडेंट जेफरसन को, कि वह नियुक्ति का पत्र दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और उसके जज थे कौन, मार्शल, उन्होंने कहा कि यह जो कानून है इसकी वह धारा जो परमादेश जारी करने का आदेश देती है वह अवैध है। उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि आपका अपॉइंटमेंट हुआ था तो आपको आज्ञा पत्र मांगने प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को परमादेश नहीं दे सकती। और उसने उस धारा को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। पूरे कानून को नहीं, उस धारा को अवैध घोषित कर दिया। और यहाँ वह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ कि कोई भी कानून जो संविधान की मूल व्यवस्था के विपरीत है, सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित करते हुए मानने से इनकार कर सकता है। और यहीं से क्या शुरू हुआ, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट शुरू हुआ और फिर पूरी दुनिया में इसकी पालना की गई। अनेक देशों में, जैसे भारत में भी जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट पाया जाता है। तो ये था उसका इतिहास और संवैधानिक आधार। लेकिन कई बातों के लिए इसकी आलोचना की जाती है। पहली बात यह किया जाता है कि संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि संविधान में कहीं ये नहीं लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आर्टिकल 6 और जो मुकदमा था 1803 वाला, उसके आधार पे यह सिद्धांत विकसित हुआ। तो इस आलोचना का बहुत बड़ा महत्व नहीं है, लेकिन हाँ, इस फैक्ट को आप जानिए कि संविधान में इसका कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है। दूसरी जो आलोचना की जाती है वह की जाती है कि जो निर्णय होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वे यानी सर्वोच्च न्यायालय के
निर्णय क्या होते हैं? राजनीतिक होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं। यह आलोचना एक हद तक सही है। क्यों सही है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो जजेज हैं वे किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। राष्ट्रपति एक विशेष पार्टी का होता है, उसकी एक विचारधारा होती है, तो जाहिर सी बात है कि वह ऐसे लोगों को ही वहाँ अपॉइंट करता है जो उसके समर्थक हों। तो अनेक बार ये बायस देखने को मिलती है कि जो न्यायालय है या न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वे राजनीतिक निर्णय देते हैं। तीसरी चीज़ जो कही जाती है कि प्रगतिशीलता में बाधक। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये चीज़ किया है। उदाहरण के लिए देखिए कि दास प्रथा उन्मूलन का जो कानून आया था उसको पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। इसी तरीके से जो मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी थी उसको तय करने के कानून को इसने क्या किया? अवैध घोषित कर दिया। तो कहा जाता है कि यह क्या है? प्रगतिशीलता में बाधक है। चौथी बात यह कही जाती है कि यह जो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार आया है किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास। उसके बाद क्या हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय एक प्रकार से कांग्रेस का तीसरा सदन बन गया है। तीसरा सदन बन गया है कौन? सुप्रीम कोर्ट। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि कानून कैसे बनता है। कांग्रेस में किसी एक सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत होता है, 2/3 बहुमत से पारित होता है, दूसरे सदन में जाता है, फिर 2/3 बहुमत से पारित होता है और फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है तो वह कानून बन जाता है। लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि वह जब सर्वोच्च न्यायालय के पास जाए तो सर्वोच्च न्यायालय उसको क्या करेगा? रिव्यू करेगा और यदि उसे लगेगा कि यह गलत है, सही नहीं है, तो वह उसे अवैध घोषित कर देगा। यानी कानून का अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा यह कौन निर्धारित कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट निर्धारित कर रहा है अपने न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से। तो कहा जाता है कि क्या हो गया है? थर्ड चैम्बर बन गया है। और इससे जो एक और बात आती है वह यह कि जो कांग्रेस के लोग हैं यानी जो प्रतिनिधि हैं कांग्रेस के प्रतिनिधियों में कानून निर्माण के प्रति उदासीनता, कानून निर्माण के प्रति उनमें क्या आ जाती है? उदासीनता आ जाती है। क्यों? इसलिए कि उनको लगता है कि हम जो कानून बना रहे हैं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर दे, या इसके उल्टा भी लगता है कि चलो एक बार किसी तरीके से एक फ्रेमवर्क बना करके दे दो और यदि कोई कमी होगी जुडिशियल रिव्यू के लिए जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको फाइंड आउट करेगा और फिर हम इसको सुधार देंगे। तो इस आधार पे इसकी आलोचना की जाती है न्यायिक पुनरावलोकन की। लेकिन इन आलोचनाओं के बाद भी आप मानिए कि न केवल अमेरिका बल्कि विश्व के लिए एक बहुत बड़ी देन है जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट। और इसका कारण ये है, इसकी महत्ता ये है कि इसने संवैधानिक शासन को लागू किया है। स्थापना संवैधानिक शासन का मतलब क्या होता है? सीमित शासन, लिमिटेड गवर्नमेंट। जुडिशियल रिव्यू के कारण ये हुआ है कि अब व्यवस्थापिका को मालूम है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकती। कार्यपालिका को मालूम है कि वह कोई ऐसा आदेश नहीं वहाँ से दिया जा सकता जो संविधान के विपरीत हो। क्यों? क्योंकि उसको क्या किया जा सकता है? उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। इसलिए उसका फल ये हुआ है कि जो तीनों शक्तियाँ हैं वे अपने अपने कार्यक्षेत्र में निहित हैं। विशेष रूप से जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है उनको उनकी सीमाओं में रखने का काम किसने किया है? जुडिशियल रिव्यू ने किया है। दूसरी बात कि अमेरिका में संघीय व्यवस्था है, तो संघीय व्यवस्था की रक्षा, संघीय व्यवस्था की रक्षा किसने की है? सुप्रीम कोर्ट ने की है। ध्यान रखिए कि वहाँ 50 राज्य हैं, सेंटर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसके बाद भी हो सकता था कि जो राज्य हैं मिल करके, क्योंकि संविधान में संशोधन का अधिकार उनको भी है, तो वे मिल करके पूरी व्यवस्था को अपने पक्ष में कर सकते थे। लेकिन चूंकि जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो राज्य
कोई अकेला राज्य तो कर ही नहीं सकता, समूह बना करके भी वे ऐसा काम नहीं कर सकते जो वहाँ की संघीय व्यवस्था यानी शक्तियों का जो विभाजन है उसको वह बदल दे। तो संघीय व्यवस्था की रक्षा किया है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ आप कह सकते हैं कि व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट की यह बहुत बड़ी देन है कि उसने अपने जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से वहाँ के लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के इम्पॉर्टेंस को, महत्व को इंगित कर सकते हैं। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।